ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण शिक्षा से टॉप 26 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज लेके आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। खंड बी है, चैप्टर नंबर 28 है और ये सेकंड पार्ट है इसका। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसमें विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक द्वारा अवलोकन हो सकता है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिनमें विद्यार्थियों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो भारत में नवाचार शिक्षा पद्धति में पोर्टफोलियो को महत्व दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ईवीएस में सहपाठी आकलन विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। सहपाठी आकलन, तो सहपाठी आकलन का अर्थ है एक शिक्षार्थी एक से अधिक शिक्षार्थियों का आकलन करना। यह अंतर व्यक्ति कौशल विकसित करता है तथा निष्पक्ष अभिवृत्ति, श्रवण कौशलों में सुधार, समूह भावना तथा समय प्रबंधन को विकसित करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर सकता है। तो शिक्षार्थी अपने सहपाठियों के कार्य के मूल्यांकन द्वारा कार्य की गुणवत्ता को आत्मसात भी करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित युक्तियां यानी विद्यार्थियों के आकलन के लिए उपयुक्त हैं। जैसे उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, उत्तरों का मूल्यांकन गुणात्मक हो और उत्तरों का मूल्यांकन इस प्रकार हो कि विद्यार्थी फेल या पास जैसे प्रणाली से मुक्त हो सके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रतिदिन की आवृत्ति या मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा बच्चों में कमजोरियों का निदान, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों से सुधार किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है, जबकि पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न तथा पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि द्वारा कम आनंद लिया जाता है। भारत में नवाचार शिक्षा पद्धति के तथा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरणीय अधिगम में पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। वैसे मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना आवश्यक होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। सहपाठी आकलन तथा रचनात्मक आकलन दोनों ही एक प्रकार का आकलन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी को संदर्भित करता है। आपको बता दें
रचनात्मक आकलन छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रेडिंग और रैंकिंग के बजाय सीखने वाले को व्यक्तिगत जरूरतों को खोजने और निदान करने पर केंद्रित होता है। सहपाठी आकलन क्या होता है दोस्तों? सहपाठी आकलन का अर्थ है व्यक्तिगत स्तर पर किसी समूह के सदस्यों का मूल्यांकन करके उसके सहयोगियों के द्वारा किया जाना। वहीं क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल क्या होता है? बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धियों को इस तरह जांचने की कि किस स्तर पर वह है। पोर्टफोलियो, तो इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थी के नमूने शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दृष्टांत अभिलेख साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। दृष्टांत अभिलेख अतः क्रिया के बाद दर्जा दिया गया एक वर्णनात्मक आख्यान है जो छात्र के अधिगम और आगे के निर्देश के लिए संचयी जानकारी प्रदान करते हैं। इसका उपयोग व्यक्तिगत छात्र के व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकन को अभिलिखित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवापूर्ण शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सेवा पूर्व शिक्षक को अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए स्व आकलन उपकरणों का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे शिक्षक स्वयं अपने अंदर के गुणों का आकलन कर सकता है। दोस्तों, स्व मूल्यांकन उपकरण का अर्थ है बाहरी राय के बिना किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। स्व मूल्यांकन उपकरणों में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को परिभाषित करने और भविष्य को सीखने के अनुभवों की योजना बनाने के लिए वितरित की गई है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आकलन में स्व आकलन है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन है। सीखने के रूप में आकलन तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से परिचित हो जाते हैं तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। इस प्रकार वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार आदि की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, जबकि सीखने के लिए आकलन सीखने में सुधार हेतु होता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ईवीएस ने शिक्षार्थियों के आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना होगा और आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग भी करना होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व सीखने की प्रवृत्ति या सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए तथा यह शिक्षकों को उनके शैक्षिक अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र अथवा व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत और समग्र व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं को की ओर ध्यान दिया जाता है। सतत एवं समग्र अथवा व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली यानी सीसीई छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली को संदर्भित करता है जो छात्रों के समग्र विकास के सभी पहलुओं को आवृत करता है। दोस्तों, एक सतत आधार पर पूरे अकादमिक वर्ष में सभी पहलुओं में छात्र के विकास का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित सीखने के लिए की ओर होना चाहिए। ईवीएस में सीखने के आकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकी इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे मौखिक तकनीकी भी होती है। मौखिक
तकनीकी। ये एक व्यक्ति, एक पैनल या एक वर्ग सामने हो सकते हैं इसमें, यह छात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार किए गए बयान पेश करने की अनुमति देता है। यह ईवीएस के व्यवहारिक भाग के लिए पूरक हो सकता है। लिखित तकनीकी। लिखित तकनीकी ऐसी तकनीकों में छात्रों को स्व प्रश्न और परिदृश्यों के साथ परिभाषित करते समय में जवाब दिया जाना जो है होता है। वहीं तीसरा हो जाएगा आपका निबंध परीक्षण। निबंध परीक्षण, साथ ही चौथा प्रदर्शन टेस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करते समय बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके उत्तरों में आई त्रुटियों या कमियों को पहचान कर उनको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 रटने यानी याद करने पर बल नहीं देता। एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की समस्याओं एवं कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर तथा उनकी उपलब्धियां जानना एवं उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन करना भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। अगला क्वेश्चन, नेहा कक्षा 5 की ईवीएस विषय के नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में कुछ मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जिनमें हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, पोर्टफोलियो। कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम तरीका होता है। इससे बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। आकलन प्रक्रिया यानी असेसमेंट प्रोसीजर में बच्चों को निजी वितरण यानी पर्सनल डिटेल और व्यक्तिगत पुष्टि यानी इंडिविजुअल फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास नहीं है। यह स्थैतिक होता है, अतः यह कम उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है तथा आवश्यक उपचार किया जा सकता है, जिससे छात्र को अधिक संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध न उत्पन्न हो तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 10वीं को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम
में नहीं है का अनुपालन करें। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। रश्मि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करती है, जैसे प्रश्न लिखना, रूपरेखा अथवा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो का टेस्ट का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जो कि आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।